सूर्य और सत्या ये दोनों पार्टनर्स थे और आपस में प्रॉफिट शेयर किया करते थे इन द रेशियो 4:1। 31 मार्च 2024 को उनकी बैलेंस शीट कुछ इस तरह से है। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, सत्या का करंट अकाउंट और कैपिटल्स दे रखे हैं सूर्य और सत्या दोनों के। एसेट साइड में बैंक बैलेंस है, डेटर्स है, स्टॉक है, गुडविल है, फर्नीचर है, मशीनरी है और सूर्य का करंट अकाउंट दे रखा है। ठीक है बच्चों, इनकी वैल्यूज आपको सामने नजर आ ही रही हैं। अब यहाँ पे ये भी बताया गया है कि इन्होंने अपनी फर्म को इसी दिन डिसॉल्व कर लिया। फिर ये बताया गया कि जो सूर्य है उसने 40% स्टॉक को 10% बुक वैल्यू से 10% कम प्राइस पे टेक ओवर किया है। 40% स्टॉक को बुक वैल्यू से 10% कम प्राइस पे टेक ओवर किया है। फर्नीचर 80,000 का बिका है, ये बताया गया है। एक अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर है, वो इतने का बिका है, ये बताया गया है। डेटर से ₹55,000 रियलाइज हुए हैं, ये बताया गया है। आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर जो है उसके बदले में 19,000 पे किए हैं, ये बताया गया है। ठीक है बच्चों, और आपसे कहा है कि आप जो है रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए। इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो बच्चों, जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है वो समझ लीजिए। हमारा सबसे पहला काम होता है बच्चों सारी एसेट्स को क्लोज करना। मगर एग्जैक्टली सारी एसेट क्लोज नहीं की जाती हैं। किनको क्लोज नहीं करते मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एसेट साइड में बैंक बैलेंस दे रखा है उसको मत क्लोज करिएगा, और जो सत्या का करंट अकाउंट, सूर्य का करंट अकाउंट दे रखा है उसको मत क्लोज करिएगा। एसेट साइड में बैंक बैलेंस और सूर्य के करंट अकाउंट को आपको क्लोज नहीं करना है। उसके अलावा सबको क्लोज करिए, यानी डेटर्स को क्लोज करिए, यानी स्टॉक को क्लोज करिए, यानी गुडविल को भी क्लोज करिए रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गुडविल जो पहले से ही बैलेंस शीट में अपीयर कर रही होती है उसको रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के ही क्लोज किया जाता है। फर्नीचर को क्लोज करिए, मशीनरी को क्लोज करिए। ठीक है बच्चों, इतनी एसेट्स को क्लोज करना है और इनको इनकी बुक वैल्यू पे ही क्लोज किया जाना है। तो डेटर है 60,000, स्टॉक है 85,000, गुडविल है 60,000, फर्नीचर है 1 लाख और मशीनरी है 70,000। लायबिलिटी साइड में आपको केवल क्रेडिटर्स को ही क्लोज करना है। द रीजन इज कि जो उसके अलावा एक और लायबिलिटी है वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, बट रिजर्व के अगेंस्ट कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। तो ये रिजर्व जो है वो अल्टीमेटली पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा डायरेक्टली। इसको हमें रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के क्लोज नहीं करना होगा। और जो करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर होते हैं वो भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं डाले जाते, ना ही कैपिटल अकाउंट को। तो लायबिलिटी साइड से आपको केवल और केवल क्रेडिटर्स अकाउंट को ही क्लोज करना है रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के। तो यहाँ लिखिए बाय क्रेडिटर अकाउंट और अमाउंट आएगा ₹45,000। इतना क्लियर बच्चों? आगे आपको जो पहला पॉइंट दे रखा है उसमें कहा था कि सूर्या ने 40% स्टॉक को 10% डिस्काउंट पे ले लिया है। ठीक है, बुक वैल्यू से 10% कम पर। तो यहां पर आएगा बाय सूर्याज कैपिटल अकाउंट। पूरा स्टॉक है बच्चों 85,000 का, तो 85,000 का पहले आप 40% निकालिए, ये आता है ₹34,000। ठीक है बच्चों, इसका 10% निकालेंगे तो वो आएगा 3400, इसे भी माइनस कर दीजिएगा, बचेगा 30,600। तो सूर्या ने इस 40% स्टॉक को इतने का लिया है, 30,600 का। आपने बाकी सारे पॉइंट पढ़े थे बच्चों। अगला पॉइंट फर्नीचर के बारे में था, उससे अगला पॉइंट अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर के बारे में था, उससे अगला पॉइंट डेटर के बारे में था, और उससे अगला पॉइंट जो है वो आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर के बारे में था। बट बचे हुए स्टॉक के बारे में जो कि 85,000 का 60% यानी कि ₹51,000 है, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम ये मानेंगे कि ये बचा हुआ स्टॉक जो है वो बिक गया होगा अपनी बुक वैल्यू पे ही। ठीक है बच्चों, तो हम ये मानेंगे कि बचा हुआ स्टॉक 51,000 का ही बिक गया होगा एट इट्स बुक वैल्यू, क्योंकि स्टॉक एक टेंजिबल एसेट है
और टेंजिबल एसेट के बिकने के बारे में जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो यही माना जाता है कि वो बुक वैल्यू पे बिक गया होगा। अब जो अगला पॉइंट दे रखा था उसमें कहा था फर्नीचर रियलाइज 80,000, तो बाय बैंक अकाउंट जो आपने लिखा है उसके नीचे स्टॉक भी लिखा है, स्टॉक के साथ साथ आप फर्नीचर का अमाउंट भी यहीं लिख दीजिए, क्योंकि जब एसेट बेची जाती है, जब उसे अमाउंट रियलाइज किया जाता है तो उसको बाय बैंक ही लिखा जाता है या बाय कैश अकाउंट लिखा जाता है। ठीक है, मैंने बाय बैंक अकाउंट इसलिए लिखा है क्योंकि आपको बैलेंस शीट में पहले से ही बैंक बैलेंस दे रखा था। अब अगला पॉइंट जो है अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर के बारे में था, तो चाहे एसेट रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड, अगर वो बिकेगी तो उसकी एंट्री बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट ही बनाई जाती है, इसलिए इसको भी हम बाय बैंक अकाउंट के नीचे लिख देंगे अलॉन्ग विद स्टॉक एंड फर्नीचर। डेटर रियलाइज 55,000, तो डेटर का अमाउंट भी इधर ही आ जाएगा, क्योंकि डेटर से जो पैसा मिला उसके लिए भी आपको बाय बैंक अकाउंट ही लिखना है, उनके अपने नाम नहीं आते हैं एंट्री में। ठीक है, आमतौर पे किसी भी एसेट के बेचने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बिकॉज एसेट को हम पहले ही रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के क्लोज कर चुके हैं। अब अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट जो है वो आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर के बारे में है, जिसको पे कर दिया गया, तो चाहे लायबिलिटी रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड, अगर वो पे की जाएगी तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक ये एंट्री बनाई जाती है और इसको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट किया जाता है। क्लियर बच्चों? अब जो है आप देखिए कि आपको डेटर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी थी, स्टॉक का 40% के बारे में इंफॉर्मेशन थी, बाकी 60% का मैंने आपको बता ही दिया कि कुछ नहीं कर रखा तो बुक वैल्यू पे रियलाइज हो जाएगा। फर्नीचर के रियलाइज होने के बारे में दे रखा था, मगर अभी उसके अलावा दो एसेट जो हैं उनके बारे में भी कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं है, गुडविल और मशीनरी। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, मशीनरी एक टेंजिबल एसेट है। तो एज पर द रूल अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है किसी एसेट से कि रियलाइज होने के बारे में, तो देखिए कि क्या वो टेंजिबल एसेट है या इंटेंजिबल एसेट। अगर वो टेंजिबल एसेट है तो ये मान लिया जाएगा कि वो बुक वैल्यू पे ही बेच दी जाती है, जैसे मैंने 60% स्टॉक के बारे में कहा। तो मशीनरी जो है वो तो अपनी बुक वैल्यू पे बिक गई होगी, हम ये मानेंगे, तो मशीनरी भी बाय बैंक अकाउंट के अंदर ही आ जाएगा, मशीनरी का अमाउंट भी। ठीक है बच्चों, बट गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है और इंटेंजिबल एसेट के अगर सेल के बारे में कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी होती है तो हम मानते हैं कि उसके बदले कुछ भी पैसा रियलाइज नहीं हुआ होगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात ध्यान रखिएगा, गुडविल के बदले कुछ पैसा रियलाइज नहीं हुआ फर्म को। क्लियर बात बच्चों? अब आते हैं अपनी एसेट साइड पे, तो एसेट लायबिलिटीज पे, तो हमने लायबिलिटीज के नाम पे केवल और केवल क्रेडिटर अकाउंट क्लोज किया था, बट क्रेडिटर के फर्दर पेमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी इन द क्वेश्चन। तो ऐसे में यही माना जाता है कि हमने क्रेडिटर को उसका पूरा अमाउंट पे कर दिया होगा। तो किसी आउटसाइड लायबिलिटी के पेमेंट के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो यही माना जाता है कि उसको जितना उसका बुक वैल्यू था उतना ही अमाउंट पे किया गया होगा। ठीक है बच्चों, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी और टेंजिबल एसेट्स इनके बारे में पेमेंट के बारे में या इनसे कितना अमाउंट रियलाइज हुआ उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो हम मानेंगे बुक वैल्यू के बराबर पैसा ही रियलाइज हुआ है। बट इंटेंजिबल एसेट के बारे में अगर फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी तो हम मानेंगे उससे कुछ भी पैसा रियलाइज नहीं हुआ है। तो ये आ गया बच्चों, टू बैंक अकाउंट का टोटल आ गया 64,000। बाय बैंक अकाउंट का टोटल देख लेते हैं, 80 और 51 131, 131 और 20 151, 151 और 55 206 और 70 जोड़ेंगे तो 276 आ जाएगा बच्चों ये। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कि फर्म को ओवरऑल फायदा हुआ या नुकसान। हमने सारे पॉइंट कर लिए हैं अब। तो 60 और 60 120, 205, 305, 375, 435, 439। तो बच्चों डेबिट साइड का टोटल तो आ रहा है 439, 4,39,000। ठीक है, क्रेडिट साइड देखते हैं। 45 और 276 होता है बच्चों 321, 321 और 30 जोड़ेंगे तो आएगा 351, 600 आ रहा है ये। ठीक है बच्चों, तो ये साइड छोटी है क्रेडिट साइड डेबिट साइड से, तो यानी कि जो भी डिफरेंस होगा वो आपका रिवोल्यूशन लॉस होगा, सॉरी
डिसोल्यूशन लॉस या रियलाइजेशन लॉस। ठीक है बच्चों, इसे माइनस करेंगे तो आएगा 400, 8 माइनस 1 7 और 13 माइनस 5 इज 8, तो 87 400 का लॉस आ जाएगा आपका। इसको आप रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय लॉस, पूरा नाम लिखेंगे ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है बच्चों, सूर्या और सत्या, और इस लॉस को इनमें बांट देंगे इन द रेशियो 4:1, जो कि निकल कर आएगा बच्चों 69,920 सूर्या का और 17,480 सत्या का, और टोटल जो 4,39,000 है उसको दोनों तरफ लिख दीजिएगा। इस तरह से आपका ये रियलाइजेशन अकाउंट बन के कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, आया समझ में?